गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो उसमें आज का टॉपिक है अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आपके लिए नई होंगी और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा मैं आपको। मुझे पता है कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जानी है, तो पहले हम लोग ठीक से समझ लेते हैं कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उसमें एक समय के बाद एक अमेंडमेंट की जरूरत होती है, एक संशोधन की जरूरत होती है। कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू जो है उसी तरीके से नहीं रह सकता है जैसे कि वो बनाया गया है। मतलब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें एक आर्टिकल जो है 368 वो उसका प्रावधान किया, उसका प्रोविजन किया और ये कहा और ये प्रावधान किया कि जो संसद है हमारी, वो संसद अगर चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, पावर किसके पास है, मींस अमेंडमेंट कौन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उसका आंसर है पार्लियामेंट। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकते हैं? तो वो है 368। ठीक है, लेकिन ये जो संविधान संशोधन है, क्या इस पे कोई लिमिटेशन है? तो हाँ, संविधान वॉइस कट हो रहा है। क्या बेटा सभी को वॉइस कट हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है। तो जो संविधान संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमें ये ध्यान देना है कि संविधान संशोधन जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होगा, वो संसद कर सकती है, लेकिन उस अमेंडमेंट की जो पावर है उस पर सीमाएं हैं, उस पर लिमिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि संसद जैसे चाहे वैसे संविधान में संशोधन कर दे। तो अमेंडमेंट करने की जो पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड कैसे है, किस द्वारा है, कौन सा आधार क्या है? तो उसका जो ग्राउंड है वो है मौलिक ढांचे की अवधारणा। मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मींस अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो ये तो मैंने मोटा मोटी तौर पे आपको वो चीजें समझाई जो कि जरूरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो संविधान संशोधन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके लिए बिल लाया जाता है जिसको हम विधेयक कहते हैं। अब वो विधेयक जो है, वो जो बिल है जो संविधान में संशोधन करने के लिए लाया जाता है, वो संविधान में संशोधन जो है बिल लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन से सदन में पेश किया जाएगा? तो इसका आंसर है चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, मतलब किसी भी सदन में। अब इसको संविधान संशोधन जो होता है, इस बिल को कौन पेश कर सकता है? तो इस बिल को पेश करने के लिए अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, सरकार में ना हो, ऐसे व्यक्ति भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ला सकता है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, क्या इसके लिए राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन या प्रायर असेंट जरूरी है? इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो राष्ट्रपति का जो प्रायर परमिशन है इसके लिए जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या प्रायर असेंट इसके लिए आवश्यक नहीं है।
इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई डेडलॉक हो जाता है या मतभेद हो जाता है, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डिनरी बिल पर 108 में ज्वाइंट सेशन होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर अगर डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, प्रश्न बनता है, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। राष्ट्रपति के पास जब ये बिल आता है, पहले मैं इससे पहले ये बता देता हूं कि ये कैसे पास होता है। संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जाता है। एक तो साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, और तीसरा जो है विशेष बहुमत के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ आधे राज्यों का रेटिफिकेशन जरूरी होता है। कम से कम 50% राज्यों का रेटिफिकेशन या उनका समर्थन उनकी राज्य जो विधानमंडल है उनके द्वारा, तब जाके जो है ये पास होता है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो सदन में उपस्थित जो लोग हैं, सदन में उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पास होना जरूरी है। मतलब अगर ये लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा में जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनके प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ में, और वैसा ही राज्यसभा में भी होगा। तो राज्यसभा में पेश किया गया तो लोकसभा में। कंक्लूजन इतना है कि दोनों अलग अलग पेश होना जरूरी है, अलग अलग पास होना जरूरी है। इतना क्लियर है? जब भी बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब भी प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट साहब ना तो इसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ना तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ना इसको वापस लौटा सकते हैं, और ना वो अपने पास रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी को या प्रेसिडेंट साहब को इस बिल को परमिशन देना होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जी इस बिल को वापस भेजने के लिए या परमिशन देने के लिए बाध्य हैं, बाइंडिंग है? ऐसा प्रावधान कब किया गया या किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 24वां संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो है, उसके द्वारा राष्ट्रपति जी इस पर परमिशन देने के लिए बाध्य हैं या फिर बाइंडिंग है। संविधान संशोधन का जो चैप्टर है हमारे संविधान में, ध्यान रखना होगा, पार्ट 20 में दिया है, 20 में दिया है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है या 3 तरीके से होता है। पहला जो तरीका है वो साधारण बहुमत, जो मैंने आपको बताया, जो सिंपल मेजोरिटी है, जिसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साधारण बहुमत में क्या होता है और स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, और साथ ही साथ जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो आधे राज्यों का जो समर्थन है, कम से कम 50% राज्यों का जो रेटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी जो मैंने आपको बात बताई है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं एक चीज आपको ये बताता हूं कि कभी कभी संविधान में कुछ साधारण बहुमत के साथ में या सिंपल मेजोरिटी के साथ में जो है कुछ संविधान में चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन वो आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर हैं, मतलब उनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है बहुत क्लियर कट तरीके से। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि संविधान में संसद द्वारा जब कोई चेंजेस किया जाता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 368 के जो एम्बिट है उसका जो क्षेत्र है उससे बाहर है। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 एंड 3 में किसी भी परिवर्तन से, आर्टिकल 2 एंड 3 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 2 एंड 3 जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके संविधान का जो भाग 1 है, सॉरी भाग 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप है। मैं भाग 1 की बात कर रहा हूं, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उसमें आर्टिकल 2 एंड 3 जिसमें स्टेट के फॉर्मेशन की बात की गई है, जो नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है या उसकी बाउंड्रीज में अल्टरेशन होता है या फिर राज्यों के नाम चेंज किए जाते हैं, ऐसा कोई बदलाव होता है, ऐसा कोई चेंजेस होता है, तो वो साधारण कानून के द्वारा होता है, जो कि आर्टिकल 368 की लिमिटेशन से बाहर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, उसकी सीमा से बाहर है। यह संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, इसका मतलब यही है, लेकिन ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये तो मैंने आपको संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, संविधान संशोधन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। संविधान में अगर आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि साधारण बहुमत के साथ में जिनका संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साधारण बहुमत में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि संविधान में संशोधन सिंपल मेजोरिटी या साधारण मेजोरिटी के साथ में या साधारण बहुमत के साथ में किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वो प्रोविजन जो 368 के आउटसाइड है, 368 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि संविधान में संशोधन सिंपल मेजोरिटी के साथ में या साधारण बहुमत के साथ में किया जाएगा। तो साधारण बहुमत के साथ में जो किया जाएगा वो क्या क्या प्रावधान है, आपसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये सिंपल मेजोरिटी से होगा या स्पेशल मेजोरिटी से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको साधारण बहुमत के बारे में बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेजोरिटी के बारे में बता रहा हूं। सिंपल मेजोरिटी में वो सारी चीजें आएंगी जो 368 के बाहर हैं, जो उसके एम्बिट में नहीं आती हैं। अगली बात है कि जो नए राज्यों का जो एंट्री होगा
एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों की स्थापना, अल्टरेशन, उनकी जो बाउंड्रीज है उनमें कोई अल्टरेशन होता है, उनकी जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, नए राज्यों का नाम में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये साधारण बहुमत के साथ की जाएंगी। या फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, राज्यों में जो विधान परिषद होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर बनाना हो, उसको एस्टैब्लिश करना हो या फिर उसको समाप्त करना हो, उसको एबलिश करना हो, तो ऐसी स्थिति में संसद इसको साधारण बहुमत से करेगी या फिर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस हैं उनके सैलरी में कोई भी जो चेंजेस करना है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है या बढ़ाना है, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत के साथ किया जाएगा। या फिर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या फिर उनकी समितियों की जो विशेषाधिकार हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, ये सब हम संसद के साधारण बहुमत के साथ करेंगे। अब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विशेष बहुमत किसे कहा जाता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि प्रत्येक सदन में जो हाउस होगा, उस हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों की संख्या, जो प्रेजेंट सदस्य हैं और प्रेजेंट एंड वोटिंग मतदान करने वालों की संख्या के 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमत के साथ जब लोकसभा में अलग से और राज्यसभा में अलग से होगा तो इसको हम विशेष बहुमत कहेंगे। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या की 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, इनके द्वारा जब वो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से अलग से, तो हम इसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। मैं थोड़ा साधारण बहुमत में और एक चीज बता दूं, 2-3 चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा पीछे हम जा रहे हैं, सॉरी। आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं सिंपल मेजोरिटी की फिर से बात कर रहा हूं, मैं साधारण बहुमत की फिर से बात कर रहा हूं। स्पेशल मेजोरिटी में हमारे फंडामेंटल राइट में अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों में कर रहे हैं, अगर हम संविधान में संशोधन फंडामेंटल राइट्स में कर रहे हैं, या फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कर रहे हैं, तो वह जो है स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत आएगा। अब हम कुछ तीसरे जो प्रक्रिया है, थर्ड प्रोसीजर, उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो होगा ही होगा, लेकिन तो फिर ये प्रोसीजर अपनाया जाए अगर कोई भी अमेंडमेंट जो, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य भी है और संघ भी है, यूनियन भी है, तो अगर बड़ी प्रक्रिया या बड़ा संविधान में संशोधन ऐसा होता है जिससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस
या उससे उस तरीके का कोई, उस नेचर का कोई अगर अमेंडमेंट है तो वो थर्ड वाले में आएगा। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो से मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सुनना है और उसको लिखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें यह समझना है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा, इसी कैटेगरी में आएगा। प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, और स्टेट्स और यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, स्टेट और यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां, संघ और राज्य की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियंस एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स, अगर इसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है, इसमें कोई चेंजेस किया जा रहा है, या फिर जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन है जो कि यूनियन स्टेट रिलेशन के चैप्टर में दिया हुआ है, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है, यूनियन स्टेट रिलेशन की बात कर रहा हूं, जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी का मामला आया था, और जीएसटी लाने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया गया, हम उसी पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 50% राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। या फिर आप आर्टिकल 368 में ही कोई चेंजेस करें, आर्टिकल 368 भी उससे रिलेटेड है। या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के राइट्स हैं, या फिर उनके जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची दी गई है, जिसको हम इंग्लिश में 7th शेड्यूल कहते हैं। 7th शेड्यूल जो है, जिसमें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट दी गई है, समवर्ती सूची दी गई है। अगर हम 7वीं अनुसूची में ही कोई परिवर्तन करते हैं तो भी उसमें आएगा। स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित मामला हो, तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो आपके लास्ट वाले जो मैंने आपको बताया है, जो स्पेशल जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया। एक बार आप फिर से सिंपल मेजॉरिटी में जाएंगे, वहां मैं और प्रोविजन आपको लिखा देता हूं ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर हम सेकंड शेड्यूल में दूसरी जो अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल, जो कि सैलरी और अलाउंसेस से रिलेटेड है, वेतन और भत्तों से संबंधित है, उसमें भी कोई चेंजेस करते हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो, संघ शासित क्षेत्र से रिलेटेड हो, 5वीं अनुसूची से रिलेटेड हो, 5th शेड्यूल की बात कर रहा हूं, या फिर आपके नागरिकता से रिलेटेड हो, सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, कि उसको एक्वायर कैसे कर सकते हैं, लूज कैसे कर सकते हैं, नागरिकता की प्राप्ति और होने तरीके, संसद इसको साथ के साथ में, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में परिवर्तन ला सकती है। या 6ठी अनुसूची से संबंधित हो, 6th शेड्यूल से रिलेटेड हो,
election of parliament and state legislative assemblies election, elections of parliament and state legislative assemblies election, जहां मामला संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संबंधित हो तो भी, हो सकता है कि आपसे थोड़ा बात घुमा फिरा के पूछी जाए। मान लिया वो जो मैंने आपसे प्रोविजन लिखा है वो न पूछे, आपसे कुछ और तरीके से पूछे, तो हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं जिसमें हम स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट का जो रेटिफिकेशन है उसमें किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसमें आपसे आर्टिकल दिए जा सकते हैं, आर्टिकल 54, 55, आर्टिकल 54, 55 जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मामला कैसे घूम गया? मामला ऐसे घूम गया कि मैंने तो आपको लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे वो कॉलम न लिख के उन्होंने आर्टिकल दे दिए 54, 55। तो बात तो वही है, प्रश्न पूछे जाने का तरीका अलग है। दूसरी बात है आर्टिकल जो है 73, आर्टिकल 241, यूनियन जुडिशरी, संघीय न्यायपालिका, अब यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं आपको बहुत सारी बेसिक बातें बता चुका हूं जो आपके एग्जाम में आनी है। अब सवाल ये उठता है कि अब तक भारत के संविधान में, क्योंकि संविधान जब बना था और तब से लेके अब तक कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक संविधान में संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब तक संविधान में 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। जब भी संविधान में संशोधन किया जाता है, एक विधेयक को पेश किया जाता है, एक बिल को पेश किया जाता है, जब वो विधेयक और बिल पास होके कानून बन जाता है तो उसे हम एक्ट कहते हैं। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे संविधान संशोधन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। वो पूछेंगे जीएसटी वाला कौन सा बिल था, बताइए जरा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। एक बार हम वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम संविधान संशोधन 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये जो प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951, ये राइट टू प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन लगाने के लिए, लिमिटेशन इंपोज करने के लिए लाया गया था। इसके द्वारा आर्टिकल 31A और 31B जोड़ा गया। इसके द्वारा आर्टिकल 31A, 31B जोड़ा गया। नवी अनुसूची जोड़ी गई, 9th शेड्यूल जोड़ा गया। सरकार क्या करना चाहती थी? सरकार इसके द्वारा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि संपत्ति के अधिकार को सरकार लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी। इसका उद्देश्य क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया उसका क्या उद्देश्य था, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था, भूमि सुधार के लिए लाया गया था,
और साथ ही साथ जो है नवी अनुसूची जो है, 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल से रिलेटेड था, नवी अनुसूची से रिलेटेड था। अब आप सोचिए नवी अनुसूची क्या होता है, ये 9th शेड्यूल क्या होता है। 9th शेड्यूल का मतलब यह है, इसलिए लाया गया था कि हमारी संसद अगर कोई कानून लाती है और अगर वो नवी अनुसूची में रखती है तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी या उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। न्यायपालिका के, जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए ये नवी अनुसूची लाई गई थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संसद कोई भी कानून लाएगी तो उसकी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन नवी अनुसूची में अगर वो लाया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अभी की स्थिति तो ये है, आफ्टर केशवानंद भारती केस के बाद की स्थिति ये है कि अभी हम नवी अनुसूची का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सामाजिक, इसका जो एक उद्देश्य था लैंड रिफॉर्म्स था, जैसे मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी थे, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स भी थे इसका ऑब्जेक्ट। और इसके द्वारा जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था, इसके द्वारा 31A 31B जोड़ा गया था। इसका मतलब ये था कि सूची में शामिल किसी विषय की न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि केशवानंद भारती केस के बाद 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू अभी हो सकता है। और ये क्यों लाया गया था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए जो है स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। स्टेट जो है सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। आपके जो राइट टू एक्सप्रेशन हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करना, आपके जो राइट टू एक्सप्रेशन है, विचारों की जो अभिव्यक्ति है, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करना, युक्त निर्बंधन को इंपोज करना, यह उसका उद्देश्य था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो है या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाएगा कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। इसलिए मैंने आपको बताया जो भी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूं कि संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूं। और भी कुछ संविधान संशोधन है, वो संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो छोटे छोटे संविधान संशोधन है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया जाएगा और उसका आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा कि ये संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। तो एक बार आप लिख सकते हैं कि जो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। दल बदल का मतलब होता है, बोलिए बेटा। सर मुझे एक डाउट था कि जो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था 1951 का, ये लैंड रिफॉर्म के रिलेटेड आपने बताया लाया था, तो ये उस चीज के लिए लाया था ना सर कि मतलब कोई राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट का दिखाता है अपने इसके लिए, एंड गवर्नमेंट वहाँ रिफॉर्म करना चाहती है, सपोज रेलवे ट्रैक डाल रही है एंड कोई वो करने नहीं देता है, मतलब बोल रही है कि आप चेंज कर लीजिए रूट, तो ये एक्ट उस चीज की वजह से लाया गया था क्या?
फॉर बेटा एग्जाम्पल ये जमींदारी जो प्रथा थी भारत में, जमींदारी प्रथा के लिए लाया गया था स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी। आप उस कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो उसका कंसर्न हो सकता है, लेकिन स्पेशली भारत में जो जमींदारी प्रथा थी, राइट, उसको एबलिश करने के लिए। ओके सर। अब आप ये सोचोगे कि जमींदारी प्रथा को क्यों एबलिश किया गया, इसका क्या कारण था? तो भारत में आपको जैसा कि पता होगा कि भारत में समाजवाद है, और समाजवाद को लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है जमींदारी प्रथा जो भारत में है, पता है कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है, तो इन सब चीजों को लिमिटेशन आप धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे, बट इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए, लैंड रिफॉर्म्स किए जाए भारत में। ओके सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, बस। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, दल बदल का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम का मतलब ये है कि आप कभी बीजेपी में है, कभी आप कांग्रेस में है, अभी कांग्रेस में, फिर आप में है, फिर आप में है, फिर आप किसी और में है। तो ये आपका जो पार्टी बदलना है बार बार, राइट, तो इससे ये समझ में नहीं आता है कि आप कौन सी पार्टी के हैं, राइट। मतलब व्यक्ति के लिए दिक्कत हो जाएगी भाई। आप एक दिन बीजेपी में रहे, एक दिन कांग्रेस में रहे, एक दिन आप अरविंद केजरीवाल जी के पास चले गए, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिला के अभी इसको समझने के लिए इतना जरूरी है कि दल बदल को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया, दल बदल को रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। ये पहले जो एज थी इलेक्शन में, वो 21 साल के लोग वोट डाल सकते थे, इसके द्वारा 18 साल की गई, इसके द्वारा 18 साल उम्र की गई। यहां भी आपसे पूछा जाएगा कि जो मतदाता की जो उम्र होती है, एज होती है, वो 21 से 18 कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा की गई। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों लाया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया था, उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, देखिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वो 1985 में आया है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985 में आया था। ये दल बदल को रोका गया। 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में लाया गया, 88 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया, जिसके द्वारा जिसके द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। एटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अमेंडमेंट किया, मौलिक कर्तव्यों में। और हमने उसमें भी मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है 21A में किया गया। और इसमें ये जोड़ा गया कि जो अभिभावक हैं
जो गार्डियन होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया और साथ साथ में ये 21A भी जोड़ा गया। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात करते हैं। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात करते हैं। इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होता है, जब सरकार बनती थी पहले, तो सरकार में हर व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता था। तो मंत्री बनाने से सरकार का खर्चा बहुत बढ़ जाता था, कि हर व्यक्ति को लाल बत्ती मिलती थी। अब तो खैर नहीं मिलती है, अब तो मोदी जी ने वो सुख भी छीन लिया है लोगों से, तो लाल बत्ती का, ठीक है, क्योंकि अब सब एक जैसे हैं। लेकिन उस समय लाल बत्ती दी जाती थी, सुविधाएं भी मिलती थी कैबिनेट की मंत्री की तरीके से, और बहुत बड़ा एक मंत्रिमंडल होता था। तो इस चीज को ये बताया गया कि जो कैबिनेट का जो आकार होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, जो आपकी सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या का मतलब है कि लोकसभा की जो टोटल मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर हैं, उसका 15% तक ही आप जो बना सकते हैं। उसके 15% की लिमिट, 15% 15% की लिमिट है। उस साइज में आप जो है वो मंत्रिपरिषद का आकार बना सकते हैं। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 में। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया, जो कि स्पेशली दिल्ली के लिए आया था। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जो कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। (97) कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2011 में लाया गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाया गया। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू कोऑपरेटिव कमेटीज, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू कोऑपरेटिव कमेटीज। जो 100वां संविधान संशोधन आया, सर कौन सा कमेटी सर? कोऑपरेटिव कमेटी, कॉर्पोरेशन होता है ना, कोऑपरेटिव कमेटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू द कोऑपरेटिव कमेटीज। सर ईयर क्या था इसका? कोऑपरेटिव कमेटीज का ईयर है 2011। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मैं जो चीज लिखा रहा हूं सीधे सीधे आप एग्जाम में देख सकते हैं। उसके बाद फिर 100वां संविधान संशोधन जो लाया गया, 100वां संविधान संशोधन जो लाया गया 100, ये भारत और बांग्लादेश के लिए था। इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसको हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कह सकते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता कह सकते हैं, या भूमि समझौता कह सकते हैं। कौन से ईयर में था ये 2015 में लाया गया था। ये 2015 में लाया गया था। (101) कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 2016 में। जो कि जीएसटी के लिए लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए।
103 संविधान संशोधन 103 जो कि 2019 में लाया गया। उससे पहले 102 लिख सकते हैं, उससे पहले 102 लिख सकते हैं जो कि 2008 में लाया गया, 2018 में, सॉरी 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें constitutional status given to National Backward Commission, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एक 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में लाया गया। इसमें 10% आरक्षण दिया गया जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो कि एक इकोनॉमिक रिजर्वेशन है, जिसका ग्राउंड है आर्थिक आरक्षण है, एनुअल इनकम है। इसका ऑब्जेक्ट है कि जो इकोनॉमिक रूप से वीक है ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। 15 ब्रैकेट में लिखना है 6, 15 क्लॉज 6। इसमें रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, निजी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से प्रवेश के लिए आरक्षण। इसके द्वारा आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया। ग्राउंड वही इकोनॉमिक ग्राउंड है। इकोनॉमी के आधार पर, आपके आर्थिक स्थिति के आधार पर। उसके बाद कुछ और रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, बट आप समझ लीजिए। एक 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1963। 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसके तहत आर्टिकल 124 ब्रैकेट में 2A ये जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एज से रिलेटेड मैटर है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इसमें बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस।
93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है, इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014-15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनजीएसी से रिलेटेड है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें ये बताया गया था कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एनजीएसी करेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा, ऐसा इसमें बताया गया था। लेकिन न्यायपालिका ने इसको किया, न्यायपालिका इसको जो है इसको कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, असंवैधानिक डिक्लेयर किया, और ये माना कि जो न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस, जो न्यायपालिका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं जो है उसका वायलेशन हो रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर देखेंगे एक 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में आया था, जो कि बैकलॉग था। बैकलॉग के लिए रिजर्वेशन SC/ST रिक्रूटमेंट, बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर SC एंड ST, उसके लिए लाया गया था। और आप देखेंगे कि बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपको बता चुका हूं, लेकिन और भी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैं जो कि मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी के हम छोटे छोटे जो भी हैं वो हम सब लिख लेते हैं और हम आपको बता देते हैं। एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा पंचायती राज, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज को स्टैब्लिश करने के लिए लाया गया था। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि म्युनिसिपैलिटीज के लिए लाया गया था, म्युनिसिपैलिटीज के लिए लाया गया था। सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये पंचायती राज के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है 2003 क्योंकि इसमें एससी के लिए पहले SC और ST कमीशन एक ही थे, शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब कमीशन एक ही थे, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। आर्टिकल 338 में SC कमीशन किया गया और आर्टिकल 338A में ST कमीशन किया गया। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें SC के लिए अलग से प्रोविजन किया गया, 338 में SC कमीशन और 338A में ST कमीशन की बात की गई। एक 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1999, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसमें जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जिनके माता पिता में से कोई एक विदेशी है। तो एंग्लो इंडियन जो है लोकसभा राज्य विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है उनके लिए एंग्लो इंडियन के लिए 10 साल के लिए जो है इसको बढ़ाया गया था रिजर्वेशन।
95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अमेंडमेंट के बाद जो है इसको फिर से 2009 में बढ़ाया गया। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल में ये जो रिजर्वेशन है हमने समाप्त कर दिया है। अभी हाल में हमने ये जो रिजर्वेशन है इसको समाप्त कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 92 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। 8 शेड्यूल उसे कहते हैं जिसमें भारत के संविधान में जो भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें अब तक 22 भाषाएं उसमें 22 हैं, जिसमें 92 में देखेंगे तो आप बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे, हमेशा वो पूछा जाता है कि सिक्किम को जो है वो एक एसोसिएट स्टेट का जो दर्जा दिया गया था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था। ये हमेशा क्वेश्चन पॉपुलर रहता है। 35वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में, एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा जो है या सह राज्य का दर्जा है या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, जो कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको सर 35 में कर दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य। और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा ही इसको कंप्लीट राज्य का दर्जा दे दिया गया, कंप्लीट राज्य का दर्जा दिया गया। एक 25वां संविधान संशोधन 1975 कह सकते हैं कि एक 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं थोड़ी शुरुआत करता हूं क्योंकि ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप देखिए, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने आपको अभी बताया था, आपको याद होगा 24वां संविधान संशोधन जो है, 24वें संविधान संशोधन जो है किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि राष्ट्रपति के पास अगर संविधान संशोधन विधेयक आता है तो उसको परमिशन देनी होगी। ये मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और 24वें संविधान संशोधन में ये बताया गया था संसद के द्वारा कि संसद की जो अमेंडमेंट करने की जो पावर है या संविधान की जो संशोधन में संशोधन शक्ति अमेंडमेंट करने की जो पावर संसद की है, और संसद कहीं भी संशोधन कर सकती है, राइट। आप उस पर लिमिटेशन इंपोज नहीं कर सकते, आप जो है उस पर सीमाएं इंपोज नहीं कर सकते। तो इसमें केशवानंद भारती मामला जो आया था 1973 में, 1973 में मैं अभी लेक्चर में हूं, मैं अभी हेलो मैं ऑनलाइन क्लास में हूं अभी, ऑनलाइन क्लास में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो 24वां संविधान संशोधन जो किया गया था, वो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि गोलकनाथ में क्या हुआ था कि अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें हुआ ये था कि संसद की जो अधिकार, संविधान संशोधन की जो अधिकार है और जुडिशरी जो है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट कहां से हुआ था कि मान लिया हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट में संशोधन कर रहे हैं मौलिक अधिकारों में, और फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल दिया है 13। आर्टिकल 13 में ये लिखा है कि मौलिक अधिकारों में अगर आप कोई संशोधन करेंगे, राइट, या मौलिक अधिकारों को आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे, उनसे छेड़छाड़ करेंगे, तो ऐसा कोई भी आदेश या ऐसा कोई भी ऑर्डर या ऐसा कोई भी अमेंडमेंट, राइट, तो वो जो होगा वो
वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड एंड नील हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो संसद अगर कोई संविधान में संशोधन कर रही है तो क्लियर कट अगर मौलिक अधिकारों में कर रही तो आर्टिकल 13 ये कह देता है कि भाई ये तो समाप्त हो गया। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया तो शंकरी प्रसाद केस में यह कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं और आप कीजिए, क्योंकि आपके पास तो पावर है ना 368 की, आपका 13 से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझा रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो शंकर प्रसाद में तो मामला चला, ठीक रहा। जब मामला सज्जन सिंह केस में आया, उसके बाद एक केस आया था, सज्जन सिंह केस आया, तो सज्जन सिंह केस में भी वही बात रही, तब भी मामला चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब हुई जब गोलकनाथ का मामला आया। जब गोलकनाथ का मामला आया तो गोलकनाथ के मामले में दिक्कत ये हो गई, या परेशानी ये हो गई कि इसमें मामला उलट दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के ऑर्डर्स को जो है जब उलट दिया तो फिर उसके बाद दिक्कत संसद के सामने आ गई कि संसद क्या करे। तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन खुद से कर लिया और बोला भाई हमें तो शक्ति है और हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो न्यायपालिका का कहना था हम आपको चैलेंज थोड़ी नहीं कर रहे, अगर आपकी जो शक्ति है वो ठीक है, बनी रहने दो, हमें इससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। लेकिन एक बात है कि आप संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो कि संविधान के मौलिक ढांचे को आघात पहुंचाता हो या नुकसान पहुंचाता हो। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे सेक्युलरिज्म है भारत में, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसा है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान जो है वो आप नहीं पहुंचा सकते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन इसलिए बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि 24वें संविधान संशोधन किस लिए लाया गया था, ये मैंने आपको बताया। 24वें संविधान संशोधन के बाद फिर एक 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इसको थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 25वां संविधान संशोधन जो है ये 1971 में आया। और 25वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, संसद ने क्या किया, संसद ने ये कहा कि 39, ये 39 है, 39B एंड C, 39B और C और 14 एंड 19, ये समझ लीजिए आप जरा ध्यान से। देखिए ऊपर वाले जो है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीचे वाले फंडामेंटल राइट है। तो इस 25वें संविधान संशोधन इसलिए किया गया कि भाई देखिए अगर हम 39B और C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल दिए गए हैं, अगर हम उनका इंप्लीमेंटेशन करते हैं या उनको हम प्रयोग में लाते हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं, तो आप इस आधार पे आके खड़े नहीं हो जाएंगे अदालत में जाके कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट 14 और 19 का वायलेशन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है। मतलब 39B और C को प्रायोरिटी दी गई, वरीयता दी गई आपके आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर। क्या बात समझ में आई आपको? उसके बाद क्या किया गया, 26वां संविधान संशोधन लाया गया बाद में, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 1971 में लाया गया, और जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में लाया गया उसमें ऑल डीपीएसपी नीचे ऑल फंडामेंटल राइट, मतलब इसमें तो इतनी अति कर दी गई, राइट, इतनी अति कर दी गई, इसमें सारे मौलिक अधिकार जो हैं उनको नीचे रखा गया, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको वरीयता दी गई मौलिक अधिकारों के मामले में। मतलब आप मौलिक अधिकारों को इतनी वरीयता नहीं देंगे जितने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देंगे। क्या ये चीज क्लियर है? ये 26वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसके द्वारा क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया,
इसमें एक तो लोकसभा की जो कह सकते हैं जो टेन्योर था वो 5 साल से 6 साल किया गया। लोकसभा 5 साल की होती है, 6 साल कर दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। प्रेम्बल में मैंने जैसे आपको कल बताया था, प्रेम्बल में मैंने आपको बताया था कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी जोड़ा गया, जो कि मैं कल आपको लेक्चर में बता चुका हूं। कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। 7th शेड्यूल में चेंजेस किए गए, 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में, और प्रोविजन ये किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो तो यूनियन क्या कर सकता है, यूनियन जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टेट में भेज सकता है, आर्म फोर्सेस को स्टेट में भेज सकता है, ये प्रोविजन किया गया। इसके द्वारा 39A जोड़ा गया, इसके द्वारा 39A जोड़ा गया, इसके द्वारा 39A जोड़ा गया, जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई 39A के द्वारा। इसमें 48A जोड़ा गया, जो कि डीपीएस, ये भी डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये भी डीपीएसपी में है 48A। ये 48A रिलेटेड है पर्यावरण संरक्षण के लिए है, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए है, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए है। एक तरीके से संविधान में ऐसा संशोधन कर दिया गया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया एक तरीके से, अगर आप देखेंगे। और राष्ट्रपति जी को ये इसमें वो किया गया कि राष्ट्रपति जी के पास कोई भी बिल आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। और राष्ट्रपति जी के पास अगर कोई भी बिल, उनको मतलब बाइंडिंग कर दिया गया, उनको बाइंडिंग कर दिया गया कि राष्ट्रपति जी के पास कोई भी बिल आएगा तो उनको परमिशन देनी होगी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 78 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में आया। इसके द्वारा फिर से जो 6 साल किया गया था उसको 5 साल किया गया, जो 6 साल किया गया था लोकसभा का जो टेन्योर है उसको फिर से 5 साल किया गया। राष्ट्रपति को बोला गया था कि राष्ट्रपति जी आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तो राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प बन गए थे, उनको परमिशन देनी थी। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि वो जो है राष्ट्रपति जी एक बार रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति एक बार, ये प्रावधान किया गया। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैंने बहुत संक्षेप में वो सारी चीजें आपको बता दी हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी सीरीज में क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं और आप तैयार हो जाइए आपके टेस्ट के लिए।